हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट ट्यूटर। माय नेम इज़ देवराज भगत। इस चैनल में हम यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करने वाले हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पेपर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम 2024 के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। इस पूरे टॉपिक को मैं मल्टीपल पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। तो ये इसका पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सबसे अच्छे तरीके से जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को एग्जाम्पलीफाई कर रहा है या फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है। तो जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब यही होता है कि जो हमने पहले जो भी हमने स्किल सीखा है या फिर जो भी हमारा नॉलेज है, वो किसी नए स्किल को या नॉलेज को सीखने में ना तो हेल्प करे और ना ही उस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट डाले। दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यानी कि जो पुराना स्किल है और जो नया स्किल है, या फिर जो पुराना नॉलेज है और जो नया नॉलेज है, वो दोनों बिल्कुल अलग रहें। ना ही दोनों एक दूसरे पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट डालें, ना ही कोई नेगेटिव इफेक्ट डालें। तो चलिए अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। तो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग नॉलेज ऑफ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर सिमिलर लैंग्वेज। तो इसमें क्या है कि मुझे कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में मुझे हेल्प मिल रही है। तो इसमें तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है, तो इसमें ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है, अप्लाइंग टेक्निक्स ऑफ लर्निंग इन बास्केटबॉल टू इम्प्रूव स्किल्स इन सॉकर। तो इसमें बोला जा रहा है कि बास्केटबॉल में सीखा हुआ स्किल जो है मेरा, वो सॉकर में मेरा हेल्प कर रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का या फिर स्किल का बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्पोर्ट है। और अगर मैं किसी एक ही स्पोर्ट को खेलता हूँ, अगर मैं दूसरे स्पोर्ट्स में जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ हद तक उसमें हेल्प मिल जाएगा। तो ये भी सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है, यूजिंग स्किल्स एक्वायर्ड इन कारपेंट्री टू एक्सेल इन पेंटिंग। इस ऑप्शन में अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो कारपेंट्री का काम है वो लकड़ी काटना या फर्नीचर बनाने का काम है, और जबकि जो पेंटिंग का काम है, पेंटिंग का काम होता है ब्रश का या पेंट का। तो अगर हम कारपेंट्री सीखा हुआ है मैंने, अगर मैं पेंटिंग का काम शुरू करता हूँ तो उसमें मुझे कोई भी किसी भी तरह का हेल्प नहीं मिलेगा। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। फिर भी हम फोर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, अप्लाइंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फिजिक्स प्रॉब्लम्स। तो मैथमेटिकल अगर हमने मैथमेटिक्स और फिजिक्स जब हम हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो हमें जो मैथमेटिकल का जो ये होता है, मैथमेटिक्स का जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स होता है, वो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इसमें भी आपका ट्रांसफ़र होता है लर्निंग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड नंबर होगा। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच द फॉलोइंग है ये एक हिसाब से, जिसमें कि एक साइड ऐप दिया हुआ है, दूसरा साइड उनका यूज़ दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है इसमें लेफ्स्टर, दूसरा ऑप्शन है गूगल अर्थ, तीसरा ऑप्शन है कहूत और चौथा ऑप्शन है पोल एवरीवेयर। तो आप लोगों में से अगर किसी ने कभी नेट की तैयारी की होगी तो उसने कहूत का नाम जरूर सुना होगा। कि कहूत का जो यूज़ होता है वो ऑनलाइन टीचिंग कराने का ऐप है, जिसमें कि क्विज वगैरह का यूज़ करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो अगर हम सी का यहाँ पे देखते हैं तो पहला ऑप्शन है रियल टाइम पोलिंग, नहीं। दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस, नहीं। तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स एंड ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, नहीं। चौथा है ऑनलाइन क्विज एंड असेसमेंट। तो सी का थर्ड हो जाएगा, कहूत का जो है चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सी का फोर्थ देखना चाहें तो थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी का 4 है, बाकी किसी में नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चंस को भी। तो उसका पहला ऑप्शन है लेब्स्टर। तो लेब्स्टर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया ऐप है, जिसमें कि बिना असली लैब्स में स्टूडेंट्स को जाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, और बल्कि वो कंप्यूटर में ही वर्चुअल लैब में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो अगर इसका हम आंसर देखें तो इसका सेकेंड नंबर हो जाएगा वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस का। एंड उसके बाद है आपका थर्ड नंबर है आपका गूगल अर्थ। तो गूगल अर्थ का यूज होता है आपका मैप देखने में, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ग्लोब वगैरह का यूज होता है इसमें। तो ये एंड्रॉयड का ऐप है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स एंड ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन होगा। और पोल एवरीवेयर जो है फोर्थ ऑप्शन, इसका 1 नंबर होगा, जिसमें कि पोल और पोलिंग जो है दोनों आपका सिमिलर लग रहे हैं। तो इससे भी आप इसे मैच कर सकते हैं। तो सेकेंड का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। एंड
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर वांट्स टू इंटीग्रेट स्वयं इनटू द करिकुलम टू इनहेंस लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ स्वयं शुड द टीचर हाईलाइट टू द स्टूडेंट्स। तो इसमें इनडायरेक्टली स्वयं के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्वयं का बेनिफिट्स है। तो चलिए चारों ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो स्वयं पोर्टल को इसलिए बनाया गया है ताकि जो है पहला ऑप्शन जो है आपका फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो स्वयं पोर्टल को इसलिए बनाया ही गया है ताकि फ्री में जो है लोगों को क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा सके। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। इसे हम चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर जिस ऑप्शन में ए है उसको हम टिक कर सकते हैं या फिर जिसमें ए नहीं है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि 1 नंबर और 3 नंबर जो है इसको हम काट सकते हैं, बाकी 2 और 4 हमारा बचा। तो चलिए अब सेकेंड ऑप्शन इसका देखते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर लाइव इंस्ट्रक्शंस विथ इंस्ट्रक्शंस। तो नहीं, स्वयं में लाइव इंस्ट्रक्शंस का अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, बल्कि इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और नोट्स होते हैं। तो बी नंबर इसका नहीं होगा। तो अगर हम बी नंबर को भी काट देते हैं तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड नंबर इसका आंसर होगा, जो कि ए और डी नंबर है। तो फिर भी चलिए हम देख लेते हैं एक बार सी को भी। तो पीयर रिव्यूड असाइनमेंट्स है आपका सी नंबर में। तो पीयर रिव्यूड असाइनमेंट्स स्वयं में नहीं होता है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ का यूज होता है। तो इसमें वैसा कुछ रिव्यू करने के लिए होता नहीं है। रिव्यू तब होता है जब सब्जेक्टिव आंसर हो, क्वेश्चंस के आंसर सब्जेक्टिव हो, तभी पीयर रिव्यू ज़्यादातर होता है। तो स्वयं में ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, तो हो सकता है उनमें पीयर रिव्यूड हो लेकिन रिव्यू होता हो असाइनमेंट्स का, लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम इसे रॉन्ग ही मानेंगे। और सेल्फ पेस्ड लर्निंग तो होता ही है इसमें, क्योंकि इसमें सारे जो इसमें जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं वो आपके जैसे लेक्चर्स हो गए तो रिकॉर्डेड हो जाते हैं। नोट्स भी जो आपको मिलते हैं उनको आप अपने हिसाब से कहीं भी और कभी भी आप उनको जो है अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं या उनका यूज कभी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन भी सही होगा। तो ए और डी यानी कि सेकंड नंबर जो इसका क्वेश्चन होगा वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड आफ्टर द ऑफसेट ऑफ एमनेसिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एमनेसिया होने के बाद कुछ भी याद ना रख पाने को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एमनेसिया होता है क्या है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो हमारा आधा आंसर हमें ऐसे ही मिल जाता है। तो क्वेश्चन में एमनेसिया के बारे में पूछ रहा है, तो एमनेसिया भूलने की बीमारी को बोला जाता है। तो इसमें बोला गया है कि आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एमनेसिया, यानी कि बीमारी होने के बाद जो इंसान भूल जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए एमनेसिया होता है जब, तो होता क्या है कि इसमें 2 तरह का इफेक्ट पड़ता है इंसान को। एमनेसिया जब बीमारी होती है, भूलने की बीमारी, तो या तो वो बीमारी होने से पहले की सारी चीज़ों को भूल जाएगा, उसकी जितने भी यादें हैं, या फिर बीमारी होने के बाद उसकी जितने भी यादें नहीं बनती हैं उनको भूलता चला जाएगा। तो क्योंकि इसके बाद का बोला गया है तो हमें ये देखना होगा कि बीमारी होने के बाद जो जिन चीज़ों को भूल जा रहा है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें वर्किंग मेमोरी तो इसका होगा नहीं, आंसर होगा नहीं, क्योंकि वर्किंग मेमोरी का मतलब होता है कि हम जब किसी भी काम को करते हैं तो उस वक्त पे जो भी चीज़ हमें याद आती है उसी चीज़ को हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। और वो कुछ देर के लिए रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। किसी भी काम को जब हम कर रहे हैं करते वक्त वो चीज़ हमें याद है, फिर हम भूल गए। जैसे कि जब हम मान के चलिए हम दुकान गया हमने और 2 सामान खरीद लिया, उसमें से एक का प्राइस 52 हो गया, दूसरे का प्राइस 38 हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो हम मन में ही अपने दोनों को कैलकुलेट करेंगे कि इसका टोटल तो 90 होगा, लेकिन उसको जोड़ने का जो तरीका है वो हमारी वर्किंग मेमोरी है, क्योंकि इसमें हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि अब 52 + 38 में हम पहले 52 से 50 को लेंगे, फिर 38 से 30 को लेंगे, तो 50 और 30 80 हो जाएगा। फिर 52 का जो 2 बचा हुआ था उसको लेके हम 82 करेंगे, फिर उसके बाद जो 38 का 8 बचा था उसको ऐड करेंगे तो 90 हो गया टोटल। लेकिन ये जो एडिशन है इसे हम 10 या 15 मिनट में भूल जाएंगे। तो इस एडिशन में जो प्रोसेस हमने फॉलो किया वही वर्किंग मेमोरी है। और जो सेकेंड ऑप्शन है रेट्रोग्रेड का जो मतलब होता है, पहले हमें ये देखना होगा कि रेट्रो का मतलब क्या होता है, और इसे हमें समझ में आ जाएगा।
कि रेट्रोग्रेड एमनेसिया क्या होता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो रेट्रोग्रेड है, इसमें जो रेट्रो का मतलब होता है वो पुराना होता है। इट मीन्स कि जब कोई बीमारी होती है तो इंसान उस बीमारी की वजह से जो उसकी पुरानी यादें हैं उन्हें भूलने लग जाता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें उससे पहले का नहीं उसके बाद का हम जो भूलते हैं उसको देखना है। और फोनोलॉजिकल लूप जो होता है ये वर्किंग मेमोरी का ही एक पार्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर में। इसका आंसर जो इसका होगा ये होगा एंटेरोग्रेड एमनेसिया। तो एंटेरोग्रेड एमनेसिया जो है आपका रेट्रोग्रेड का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब होता है कि बीमारी होने से पहले की सारी जो यादें हैं वो तो हमारी सुरक्षित है, वो हमें सब कुछ याद है, लेकिन बीमारी होने के बाद जो नई यादें हैं वो नहीं बन पाती, या फिर वो हमारे दिमाग में स्टोर नहीं हो पाती है। रोज़ हमारी नई मेमोरीज बनती है, रोज़ हम उन्हें भूलते जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, एंटेरोग्रेड एमनेसिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो अभी हमने जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को पढ़ा था। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो होता है उसके तीन टाइप होते हैं इसे। एक होता है जीरो ट्रांसफ़र, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जीरो ट्रांसफ़र हमने पढ़ा। पॉजिटिव ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि हम किसी एक सिचुएशन में किसी स्किल या नॉलेज को जो हम सीखते हैं, तो जब दूसरे सिचुएशन में किसी नए स्किल या नॉलेज को हम सीखते हैं तो ये जो स्किल है ये हमारे वहाँ पे हेल्प करती है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसका एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि यहाँ पे या तो आपको जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देखने मिलेगा या फिर जो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देखने को मिलेगा, वही इसका राइट आंसर होगा। तो इस पर लिख रहा है पहला ऑप्शन, लर्निंग ऑफ पियानो मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट टू लर्न वायोलिन। तो ये जो है आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं है, बल्कि ये आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, क्योंकि हमने किसी एक जगह पे जो सीखा उसके वजह से दूसरे जगह पे हमें कुछ सीखने में हेल्प नहीं हो रही है, बल्कि उससे हमें क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ए नंबर तो इसका आंसर होगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो पहला और थर्ड क्वेश्चन हमारा कट जाएगा, सेकेंड और फोर्थ नंबर हमारा हुआ। फिर सी नंबर दोनों में है, तो सी तो दोनों में सही होगा, लेकिन हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है मास्टरिंग एलजेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इन कैलकुलस। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, क्योंकि एक जगह का स्किल दूसरे जगह पे हमारा हेल्प कर रहा है। तो बी नंबर तो इसका क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एग्जांपल है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ठीक है। फिर थर्ड नंबर सी नंबर है आपका, नोइंग हाउ टू ड्राइव अ कार मेक्स इट हार्डर टू लर्न हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। ये नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, तो ये भी आपका आंसर सही होगा, सी नंबर। और लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच हिंडर्स लर्निंग स्पेनिश। तो ये हिंडर्स का मतलब होता है वो आपको हेल्प करना, कि फ्रेंच लर्निंग फ्रेंच हम जो सीखे हैं उससे हमें हेल्प मिल रहा है स्पेनिश सीखने में। तो ये भी जो है आपका रॉन्ग आंसर, ये भी आपका जो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा ए और सी होगा, यानी कि फोर्थ नंबर जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। एंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अ वेब बेस्ड ई लर्निंग एप्लीकेशन अलाउिंग यूजर्स टू सेलेक्ट अ वीडियो एंड कस्टमाइज इट बाय एडिटिंग, क्रॉपिंग, रिकॉर्डिंग देयर ओन ऑडियो एंड एडिंग क्विज्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली टू द वीडियो स्ट्रीम इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें टीचर वीडियो को एडिट भी कर सकता है, क्रॉप भी कर सकता है, उसमें अपनी आवाज़ भी डाल सकता है और उसमें क्विज के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है ईडी पजल, सेकंड में माइंड मास्टर, तीसरा में माइरो और चौथा में लेस्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा वो ईडी पजल होगा, क्योंकि वो एक ऐसा एप्लीकेशन है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वीडियो को जो है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, उसमें अपना वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं और उसमें आप जो है क्विज के क्वेश्चंस को भी डाल सकते हैं। बाकी जो सेकंड ऑप्शन है आपका माइंड मास्टर, वो एक आपका माइंड मैपिंग का काम करने वाला ये है प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे दिमाग में आने वाले जो भी विचार है वो या फिर जो भी नोट्स है उनको या फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वर्चुअल डायग्राम के रूप में वो प्रेजेंट करता है। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका माइरो जो है आपका, माइरो एक डिजिटल वाइट बोर्ड की तरह है, जो कि आपके दूर में मतलब कि अलग अलग जगह में जो भी लोग बैठे हैं वो मिल के उसमें साथ में काम करते हैं। जैसे कि कभी कभी जैसे कि ऑफिस में जो मीटिंग होता है उसमें कोई एक इंसान है जो वाइट बोर्ड में सब कुछ सबको बता रहा है, बाकी लोग साइड में जो है टेबल में बैठ के उसे सुन रहे हैं। उसी तरह का मीटिंग इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि डिजिटली होता है कि लोग अलग एक साथ ना बैठ करके अलग अलग जगह पे बैठ के मीटिंग करते हैं। तो
तो माइरो इसी के लिए यूज़ होता है माइरो का। और लेविस्टर तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि लेविस्टर क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये आपका 1 नंबर होगा, इडिपजन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस मोस्टली completed within several hours but which can last for years, which fixes information in long term memory is known as। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कम समय में बना हुआ कोई मेमोरी जो है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे फिक्स हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका रिप्रेशन, दूसरा है एपिसोडिक मेमोरी, तीसरा है कंसोलिडेशन और चौथा है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इस सब का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि राइट तो कोई एक है, बाकी 3 तो लेकिन गलत है, लेकिन उनका भी मीनिंग कुछ तो होता होगा ना। तो चलिए रिप्रेशन का पहले मतलब जानते हैं। तो रिप्रेशन का मतलब होता है कि हमारा कोई बुरा याद जो होता है, कोई भी बुरी मेमोरी जो होती है, उसको हम जाने या अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं, तो उसी को रिप्रेशन बोला जाता है। और एपिसोडिक मेमोरी जो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी एक टाइप है। इसमें हमारी पुरानी यादें जो होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में हमें याद रहती है, उसी को हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। कंसोलिडेशन जो होता है यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही एक ऐसा मेमोरी है जो बहुत कम समय में बनता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हमारी मेमोरी का हिस्सा रहता है। जैसे कि हम लोग कभी अपने दोस्त के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, तो हम कभी मान के चलिए सुबह गए और शाम को घूम के आए, या फिर 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए घूम के आ गए, लेकिन कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय तक याद रह जाती है। पूरा हम लोग 4 घंटा जो दोस्त के साथ या फैमिली के साथ बिता रहे हैं सब तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ एक हिस्सा हम लोग का ऐसा रहता है जो हम लोग को याद रह जाता है। कब का है क्या है याद नहीं, बस याद है कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ में हो चुका है, और ये जो मेमोरी है बहुत लंबे समय तक 10-15 साल 20 साल तक हमारे साथ ही रहती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये यही होगा, कंसोलिडेशन। बाकी अगर बचा 4th ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं। तो 4th ऑप्शन है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब होता है कि जब हम कुछ नया चीज़ सीखते हैं तो उसके वजह से जो हमारी पुरानी जो भी यादें हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, या उन्हें याद रखने में हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर एक लाइन में बोला जाए तो जो नॉलेज जो हमारा जो नया नॉलेज है वो हमारे पुराने नॉलेज को या तो मिटा देता है या फिर उसे हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम जब कोई नया पासवर्ड सेट करते हैं तो इसकी वजह से हम पुराना पासवर्ड को भूल जाते हैं। ये रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3rd नंबर होगा, कंसोलिडेशन। और अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑनलाइन कोर्स a teacher wants to organize weekly readings, quiz and discussion forums for students. Which of the following platforms would be most suitable for managing these activities? तो इसमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में सिंपली कि जो वीकली रीडिंग्स है या फिर क्विज और जो डिस्कशन फोरम है उनको मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट या फिर सबसे सुइटेबल ऐप कौन सा है। डायरेक्टली मतलब यही पूछा जा रहा है। इतना लंबा क्वेश्चन बस हम लोगों का टाइम को जो है वेस्ट करने के लिए हम लोग को इतना लंबा क्वेश्चन बनाया जाता है। हमें क्या बोलते हैं, हमें घुमाने के लिए, हमारे दिमाग को पूरा बस घुमाने के लिए इतना लंबा लंबा क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन मेनली यही सब चीज़ पूछा जाता है। जैसे जो 5 ऐप है पूछा जा रहा है कि 5 में से कौन कौन सा ऐसा ऐप है जो कि इन सब चीज़ के लिए यूज होता है, जैसे कि वीकली रीडिंग्स, क्विज और डिस्कशन फोरम, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें जूम एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका लाइव वेबिनार कंडक्ट करता है, या फिर बोल सकते हो उसमें लाइव क्लासेस होता है। तो इसमें कोई वीकली क्विज या फिर वीकली रीडिंग या फिर क्विज इसमें कंडक्ट नहीं होता है। तो इसमें जूम को छोड़ के बाकी सब इसका राइट आंसर होगा ए, बी, डी और ई। तो इसका राइट आंसर 3rd होगा। ठीक है, और ये सब जो है ये सब LMS के फीचर्स हैं, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है आजकल, जो आपका बोल सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक ये सिलेबस में नया टॉपिक ये जुड़ चुका है कि जो ये फ्यूचरिस्टिक लर्निंग का एक आपका बोल सकते हैं कि तरीका है। तो चलिए अब इसका जो राइट आंसर होगा 3rd होगा। एंड हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इन लॉजिकल ऑर्डर। तो सेल्फ जो है उसको इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इसमें कि जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग जो है उसका ऑर्डर को हम लोग इसमें सेट करने के लिए बोला जा रहा है कि हम लोग शुरुआत से लेकर के लास्ट तक एक स्टूडेंट अगर सेल्फ लर्निंग कर रहा है किसी भी टॉपिक के बारे में तो वो किस किस जो स्टेप्स को है उसको वो फॉलो करता है। देखिए हम लोग
कॉन्शियसली सब सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, बट हम सबकॉन्शियसली हम स्टेप को ही फॉलो करते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं या कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। भले हम पॉइंट्स में उन्हें लिखते नहीं हैं, मगर एक उसका सबकॉन्शियसली उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेटर जो लर्निंग है, एक स्टूडेंट अगर सेल्फ खुद से पढ़ाई कर रहा है, तो अगर वो किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहा है तो वो किस तरीके से किस ऑर्डर में वो उस चीज़ को पढ़ाई करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सेटिंग गोल्स, सेकंड ऑप्शन है रेगुलेटिंग लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है इनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, फोर्थ ऑप्शन है एनालाइजिंग द टास्क एंड फिफ्थ ऑप्शन है डिवाइजिंग प्लान। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें हिंदी में भी ऑप्शन है लक्ष्य निर्धारित करना, बी नंबर अधिगम विनियमित करना, सी ऑप्शन है युक्तियाँ और रणनीतियाँ तैयार करना, फोर्थ ऑप्शन है नियत कार्य का विश्लेषण करना और फिफ्थ ऑप्शन है योजना तैयार करना। ठीक है, तो जो इसका पहला ऑप्शन होगा वो होगा एनालाइज करना टास्क को। सबसे पहले एक स्टूडेंट टास्क को पहले एनालाइज करता है, ठीक है, कि उसे जो है करना क्या है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि उसके बाद वो गोल सेट करता है कि हमें कितना, कौन सा टॉपिक कितना दिन में ख़त्म करना है या फिर कब तक ख़त्म करना है, कितना किसे पढ़ना है, ये उसका सेकेंड ऑप्शन होता है। फिर थर्ड में उसके बाद वो क्या करता है कि प्लान बनाता है कि हमें कौन सा बुक्स पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल्स को हमें पढ़ना है, ये सब चीज़, किसे कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ सेटिंग गोल्स होता है। देन उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करता है, यानी कि अपना नोट्स वगैरह बनाना शुरू करता है। और जो फिफ्थ जो इसका ही होता है, जो लास्ट स्टेज होता है, वो यही है कि जब सब कुछ वो कर लेता है उसके बाद वो अपने टास्क को फिर एनालाइज करता है, सेल्फ एनालाइज करता है कि सब कुछ सही है या नहीं है। जैसे कि हम लोग को भी बोला जाता है कि जब हम लोग एग्ज़ाम भी लिखने जाते हैं तो कि आप जब एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर आप अपने 10 मिनट आप एक्स्ट्रा बचा के रखिए और अपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उनको आप एक बार एनालाइज कीजिए। तो एनालाइजिंग हमेशा लास्ट का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले डी ऑप्शन होगा। तो अगर डी ऑप्शन सबसे पहले अगर देखते हैं तो इसमें बस एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी सबसे पहला है, वो है थर्ड ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखिए ए नंबर है सेटिंग गोल्स, उसके बाद फिर है आपका डिवाइजिंग प्लान्स यानी प्लान बनाना, उसके बाद फिर सी नंबर है इनेक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि उनको अब क्या बोलते हैं ग्राउंड जीरो पे उनको लाना है, यानी कि अब सारा काम करना, लिखना, पढ़ना जो भी है वो चीज़। फिर रेगुलेटेड लर्निंग का मतलब होता है कि अपना जो भी काम है उसका आप एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। तो इसका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा एंड इसका थर्ड नंबर को हम लोग टिक कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो चलिए अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन है व्हेन द कंटेंट दैट वी हैव प्रीवियसली लर्न इंटरफेयर्स विद द रिकॉल ऑफ समथिंग न्यूली लर्न देन द इंटरफेरेंस इज। तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ सरल शब्दों में कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन सिंपल है कि हमारा जो पुराना सीखा हुआ जो भी नॉलेज होता है वो हमारे नए सीखे हुए जो नॉलेज है उसे याद रखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि जो हमारा पुराना सीखा हुआ जो भी हम लोग का नॉलेज है वो हमारे नए सीखे हुए नॉलेज को याद रखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, दूसरा ऑप्शन है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, थर्ड ऑप्शन है अटेंशन इनहिबिशन और फोर्थ ऑप्शन है रिस्पॉन्स इनहिबिशन। तो इसमें इनहिबिशन का मतलब होता है अवरोध, इसको हम लोग बैरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन बैरियर्स हैं। तो चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, चलिए देखते हैं हम लोग ये करके। तो पहला ऑप्शन है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो रेट्रो का मतलब होता है पुराना, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो नया नॉलेज है वो हमारे पिछले नॉलेज को याद रखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको कोई एग्जांपल दूं तो मान के चलिए कि आपका कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, मान के चलिए हिंदी है, और आपने आज किसी टॉपिक को पढ़ा और फिर 2 दिन बाद आपने किसी नए टॉपिक को पढ़ा। तो आपने जब नए टॉपिक को पढ़ा तो 2 दिन पहले जिस टॉपिक को आपने पढ़ा था वो आप भूल गए। ऐसे में आपने जब नए टॉपिक को याद किया तो इससे हुआ कि आपका नया टॉपिक आपके पुराने टॉपिक को याद करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसी को हम लोग रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो प्रो का मतलब होता है बाद का, तो कहीं ना कहीं हम लोग का सेकेंड ऑप्शन ही हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का जस्ट अपोजिट है, उसका जस्ट उल्टा है। इसका मतलब है कि पुराना सीखा हुआ जो भी हम लोग का नॉलेज है वो हमारे जो नए सीखे हुए नॉलेज है उसको याद रखने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान के चलिए कि जैसे कि कोई एग्जांपल दूं, जैसे मान के चलिए कि मोबाइल नंबर,
तो जब हम मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो हमारा जो पुराना मोबाइल नंबर है वो हमें याद रहता है, उस वजह से हम अपना नया जो मोबाइल नंबर है उसे याद नहीं कर पाते या फिर उसे याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका राइट आंसर प्रोएक्टिव इनोवेशन यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही होगा। लेकिन चलिए हम इसका बाकी जो 2 ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि अटेंशन इनहिबिशन। तो अटेंशन इनहिबिशन का मतलब होता है कि ध्यान को भटकाने वाली जो चीज़ें हैं उनको रोकना या फिर उनको नज़रअंदाज करने का जो ताकत होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं तो हम लोग के दिमाग में बहुत सारा ख्याल आने लगता है, तो इससे हमारा ध्यान भटकता है। तो ध्यान ना भटके इसके लिए हमारा दिमाग जिस ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसी को हम लोग अटेंशन इनोवेशन कहते हैं या इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, अब 4th ऑप्शन जो है इसका रिस्पॉन्स इनहिबिशन। तो जैसे कि रिस्पॉन्स इनहिबिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ें हमारे साथ हुई और उसको लेकर के जो हम लोग का फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हम लोग का होता है उस चीज़ को लेकर के उस पर जो हम लोग कंट्रोल करते हैं। कि मान के चलिए कि हम लोगों को कोई चिढ़ा रहा है या कोई गाली गलौज कर रहा है या फिर कोई हम लोग को धमका रहा है, तो बदले में हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को गुस्सा आता है। गुस्सा से हम लोग को या तो अगले इंसान को उसका ऊपर चिल्लाने मन करता है या फिर उसको मारने का इच्छा होता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को अगर हम रोक लेते हैं तो उसी को हम लोग रिस्पॉन्स इनहिबिशन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। चलिए, थैंक यू गाइज़। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, समझाने का तरीका मेरा पसंद आया और लगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो UGC नेट और सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।